नमस्कार मांडवी जी। नमस्ते। अच्छा लग रहा है आपको देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ना हम अंदाज से जान जाते हैं कि कौन इस विषय पर बोल सकता है, कर सकता है। तो इनको ज्ञानेंद्र को कहा था कि आपसे बात करें नहीं, मुझे काम को बड़ी खुशी देखकर। हुई, विषय भी इतना अच्छा है और मैं सुन रही थी कल से, आज सुबह भी अच्छा, सुना। आपने सुना? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा, शुरू करिए। एक बार पुनः आप सभी का भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार योग ज्ञान एवं अनुभव का संगम में हार्दिक स्वागत है। अब हम आज के इस गरिमामय वेबिनार के दूसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह सत्र हमारे वैचारिक और सांस्कृतिक संवाद की एक नई कड़ी है, जहां विचार, परंपरा और सृजनात्मकता का समागम होगा। इस सत्र की हमारी पहली वक्ता डॉक्टर पार्वती दत्ता जी का हृदय से हम स्वागत करते हैं। Dr. Datta is a renowned Kathak and Odissi exponent, cultural thinker, writer, researcher, and a dedicated arts administrator. She is the founder director of Mahagami Gurukul, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Aurangabad, a center that has become a vital cultural force in the region. A senior disciple of Pandit Birju Maharaj, Guru Kelucharan Mahapatra, and Guru Madhavi Mudgal, she has performed, taught, and conducted research in over 40 countries. Through her organization, Mahagami Arts Research Foundation, she has curated performances at heritage sites and worked tirelessly to create a sustainable ecosystem for the arts. Her contribution have been featured in national and international platforms, including Prasar Bharati's Vekhari, a BBC documentary, and various cultural festivals across the world. She is also an accomplished author with her book Nritya Gatha, published in 7 languages, along with several other works on music, Natya Shastra, and interdisciplinary art students. Among her very honors are the UNESCO Cultural Award, Bharat Kala Ratna, Nritya Bhushan, and Savitri Bai Phule Samman. Guru Parvati Datta's work beautifully weaves together tradition, innovation, Shastra, Prayog, and continues to inspire the cultural landscape of India and beyond. आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। धन्यवाद, नमस्कार। सभी गुरुजन को प्रणाम और विशेष रूप से डॉक्टर मांडवी सिंह जी का अभिनंदन। इतने सुंदर विषय पर वेबिनार की कल्पना भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की तरफ से सोची गई और ये बिल्कुल सही समय है। योग दिवस तो पास आ ही रहा है, लेकिन दूसरा कारण ये भी समझ सकते हैं हम सभी कि पिछले कुछ दशकों से भारतीय विद्याओं पर विशेष रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन चल रहा है। और आज हम जब 21वीं शताब्दी में भारत विद्या को देखते हैं, भारतीय विद्या परंपरा को देखते हैं और वहीं योग को लेकर बहुआयामी परिदृश्य और अलग अलग तरह के उसमें, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि 21वीं शताब्दी में जहाँ हमने विश्व के बहुत सारे डिसिप्लिन्स की स्टडी को अपना रास्ता बनाया है, वहीं हमने भारतीय विद्या परंपरा को उसका पुनः शोध का काम भी चल रहा है। और इस वजह से ये जो योग पर वेबिनार हो रहा है, ये बहुत ही एक सुंदर उपक्रम है, क्योंकि हम फिर से योग पर बहुत तरह से चर्चा कर पाएंगे। तो आज के इस वेबिनार के लिए मैंने विषय चुना एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को मैं कुछ सालों से देख रही हूँ। हम सभी अध्यापन से जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, कुछ दशकों से। तो मुझे लगता है कि इंडिक लर्निंग के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, और जब मैं इंडिक लर्निंग कहती हूँ तो उसमें भारतीय कला, विज्ञान, विद्याएं और उसमें योग भी शामिल है। तो मैं मुख्यतः कोशिश करूँगी कि इस इंडिक लर्निंग के जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, विद्या, कला, शिल्प, साधना, इन चारों में हम योग का पथ, योग दर्शन को किस तरह से देख सकते हैं।
आज हम लोग योग की जब बात करते हैं तो वेलनेस, वेलबीइंग, ट्रीटमेंट या फिटनेस, हीलिंग, रिपेयर, इस तरह के विचारों के साथ योग को अक्सर जोड़ते हैं। ये बात शायद सही भी होगा, क्योंकि आज की जीवन शैली में हम अलग अलग तरह के विकारों की बात समझ पा रहे हैं। हम वैसी जीवन शैली के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं जहाँ पे हम अपनी रक्षा खुद कर पाएं। अपनी रक्षा से मैं कहना चाहती हूँ अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबीइंग के बारे में हम स्वयं सतर्क रहें और जागृत रहें। तो इस वजह से योग को हमने एक रिपेयर मैकेनिज्म की तरह से भी देखना शुरू किया है। लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं कि योग का जो पथ है, असल में योग एक पाथ है, एक विजन है, एक मेथडोलॉजी है, एक दर्शन है, और इसमें हम एवोल्यूशन, अवेयरनेस, अवेकनिंग, कंपैशन, कोएग्जिस्टेंस, सरेंडर, ऐसी कई बातें भी सीखते हैं। तो इसी वजह से शायद नाट्य शास्त्र में भी जब हम ये एक श्लोक देखते हैं, ना तत् ज्ञानम ना तत् शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला ना सौ योगो ना तत्कर्म नाट्यस्मिन यन्न दृश्यते, ऐसी कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग, ऐसा कोई कर्म नहीं जो नाट्य शास्त्र में नहीं, ये हम जानते हैं। तो इंडिक लर्निंग असल में इस तरह का एक विचार है, एक ताना बाना है सुंदर। मैं संक्षेप में उसके बारे में कुछ कहती हूँ शुरुआत में कि इंडिक लर्निंग, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिक लर्निंग एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स। It generally refers to the knowledge systems, traditions and philosophies originating from the Indian subcontinent. कहना क्या चाह रही हूँ समझे नहीं? Often encompassing a wide range of disciplines from ancient times to the present. So this is a broad term for Indic learning, which includes holistic approach, meaning something that recognizes interconnectedness of different disciplines and their relevance to understanding the self, the universe and their relationship. Of course, experiential learning and Guru Shishya Parampara, which is the method of transmission of wisdom and knowledge across generations with a vast array of subjects, including the sciences, the arts, the architecture, political thought, economic, social structures, and so on, and the spiritual, mystical traditions that have often and always focused on ethics and values. There has been an integration of theory and practice, and ample space for tradition to survive, thrive, and lead to innovation and adaptability that leads to sustainable development. आज हम लोग इसकी बात करते हैं, और कलाओं के डायमेंशन में हम सस्टेनेबिलिटी किसको कह सकते हैं, मैं उस पर कुछ सालों से सोच रही हूँ और उस पर थोड़ा सा काम भी कर रही हूँ। कल्चरल इकोसिस्टम्स के बारे में सोच रही हूँ, और उस विजन या उस पर्सपेक्टिव से मैं योग को देखती हूँ। तो ये मेरे 4 क्वाड्रेंट्स योग के लिए मैं जो देखती हूँ, लर्निंग, इंडिक लर्निंग के जो 4 क्वाड्रेंट्स, इसमें विद्या, कला, शिल्प और साधना। सो विद्या वी नो इज द नॉलेज, नॉट जस्ट टेक्सचुअल, इट इज ओरल, इट इज एनविजन्ड, इट इज एक्सपीरियंस्ड, डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, रीजनिंग के साथ, जितनी बातें हम ऐसी समझ पाएं जिसके लिए हमें दीर्घ चिंतन की आवश्यकता है। वहीं कला, द क्रिएटिव परस्यूट्स, शिल्प, द फिजिकल स्किल्स, यानी जो शरीर के द्वारा हो सकता है, और साधना हम जानते हैं इमर्सिव प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, इमर्सिव प्रैक्टिस। इसीलिए अक्सर हम लोग नृत्य के विद्यार्थी रियाज शब्द या साधना शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस शब्द के बारे में हम लोग इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो विद्याओं में हम जानते हैं कि ये 14 विद्याएं हम मुख्यतः देख सकते हैं, जिसमें conceptual understanding, theoretical and conceptual understanding, it encompasses the study of course
scriptures, texts, historical knowledge, but also insights that are gained through deeper understanding, reasoning, questioning, and through dialogue and discussion with the guru or the mentor. Then we have the kalas. कला क्रिएटिव परस्यूट्स है, ये अपनी इंडिविजुअलिटी से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि एक मूवमेंट हम सीखते हैं जैसे नृत्य में, लेकिन वो कलात्मक कब बनेगा, वो उसके आगे का एक चरण होता है। तो इसलिए कलाओं को एक अलग दर्जा दिया गया है। कई ग्रंथों में कलाओं के बारे में बहुत विस्तार से कहा गया है। विशेष रूप से वात्स्यायन के कामसूत्र में हम 64 कलाएं देखते हैं, और उनका विभाजन मैं इस तरह से देखती हूँ कि विज्ञान कलाएं हैं कुछ, ललित कलाएं, वाणिज्य कलाएं, विनोद कलाएं और संकीर्ण कलाएं। इतनी तरह की कलाएं हैं हमारे पास। शिल्प विच आर लाइक द प्रैक्टिकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जिसमें हम शारीरिक क्षमताओं की बात कर सकते हैं, फिजिकल टेक्निक्स की बात कर सकते हैं। इसमें शिल्प शास्त्र एक विशेष शाखा सामने आती है जिसमें विजुअल फॉर्म्स जो हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, आइकॉनोग्राफी, इसकी चर्चा होती है। मगर शिल्प मुख्यतः एक वो बास्केट है जिसमें वो सारे फिजिकल स्किल्स की बात की जा सकती है। और साधना इज द पाथ, द डेडिकेटेड रिपीटेटिव प्रैक्टिस। आई थिंक समवन इज अनम्यूटेड। So this dedicated repetitive practice, एक methodology, एक discipline उसमें, और एक desired knowledge की तरफ बढ़ पाना, एक desired कला की तरफ आगे बढ़ पाना, उसमें refinement ला पाना। तो मैं बढ़ती हूँ इन चारों बातों को देखते हुए पतंजलि के योग सूत्र की तरफ, जिसमें अभ्यास और क्रिया की बात की गई है। विशेष रूप से ये दो शब्द पर हम गौर करें ताकि हम आगे की बातचीत में इसको पुनः एक बार देखेंगे। तो ये दो शब्द आते हैं, अभ्यास और क्रिया, और साथ ही तपस विच इज डिसिप्लिन, स्वाध्याय विच इज सेल्फ स्टडी, एंड ईश्वर प्रणिधान विच इज डेडिकेशन टू द डिवाइन। इन बिंदुओं पर भी बात की गई है। एक रोचक बात ऐसी है कि पतंजलि के योग सूत्र में फिजिकल टेक्निक की बात नहीं है, ये हम जानते हैं, सिर्फ सिद्धांत की बात की गई है। तो योग एक दर्शन है, हम जानते हैं। इंडियन फिलॉसफीज का अगर हम एक ढांचा समझने की कोशिश करें तो आस्तिक और नास्तिक दर्शन की शाखाएं हम जानते हैं, और उसमें योग आस्तिक परंपरा के अंतर्गत आता है, और इसका बहुत सारा जो भाग है, it is closer to Sankhya, which deals with dualism. And this dualism is about the reality is perceived as two independent principles, Purusha and Prakriti. Purusha is the consciousness and Prakriti is the nature or matter. और इसी तरह से हम देखते हैं कि योग दर्शन में the universe is conceptualized as being composed of these two realities, Purusha and Prakriti, and Jiva is considered as a state in which Purusha is bonded to Prakriti in some form, with its various permutation and combinations, ultimately taking us to the path of liberation, which is moksha. Yoga philosophy adopts the theory of guna, जो सांख्य से ही आई है, जिसमें सत्व, रज, तम. We know that sattva is about goodness, everything that is constructive and harmonious. Rajas is about passion, about activity, and also about confusion. And tamas is about darkness, destruction, and chaos. तो हम अगर एक बार ये 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में देखें तो हमारी आज की जो डांस मेथोडोलॉजी है वो हम अक्सर इस पाथ में देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं शिल्प से, यानी द टेक्निक ऑफ डांसिंग और द टेक्निक ऑफ म्यूजिक, एंड देन लेटर ऑन वंस वी आर एबल टू अक्वायर सम अंडरस्टैंडिंग of the technique,
वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कला। जब हम कलाकृतियाँ सीखना शुरू करते हैं, रचनाएं सीखना शुरू करते हैं, तो उसके कलात्मक पक्ष से परिचय पाते हैं और आगे रुचि के अनुसार, जिज्ञासा के अनुसार विद्या की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। मैं पुनः इस पर एक बार और सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि विद्या से मैं टर्मिनोलॉजी या अलग अलग तरह के नॉमेनक्लेचर की तरफ नहीं देख रही हूँ। दीज टर्मिनोलॉजीज जो डांस की होंगी, म्यूज़िक की होंगी, ये टर्मिनोलॉजीज शिल्प का ही भाग हैं, क्योंकि जब हम एक हस्तक सीखते हैं तो हम उसका नाम सीखते हैं, जब हम एक पाद स्थिति सीखते हैं तो उसका नाम सीखते हैं। सो दीज टर्मिनोलॉजीज आर एसेंशियली पार्ट ऑफ शिल्प बिकॉज दीज आर अ वास्ट collection of information, the names and its meaning and its usage. लेकिन विद्या जहाँ हम आते हैं, हम थोड़े एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, हम सिद्धांतों की तरफ जा रहे हैं, हम उस पथ को पुनः शोध की तरफ जा रहे हैं और इस तरह से ये पाथ साधना की तरफ जा सकता है। तो सांख्य और योग दर्शन, इसमें हम जिस तरह से देखते हैं कि how Purusha is bonded to Prakriti, ultimately leading us to some kind of insight and self-restraint. So, योग किस तरह से एक नृत्य या संगीत साधक के लिए एक नई दिशा दे सकता है is the second part. It is the insight and self-restraint, जिस पर मैं आज थोड़ा सा विशेष रूप से प्रकाश डालने की कोशिश करूँगी। और योग के लिए अलग से उपनिषद भी हैं कई। इतने उपनिषद क्यों आए? लगभग 20 उपनिषद जो 100 BCE से लेकर 13वीं शताब्दी तक हैं। इन सब में उसकी मेथोडोलॉजी, उसके सिद्धांत, उसकी प्रैक्टिस से जुड़े हुए बहुत सारे तरीके बताते हुए इस पथ को और सुंदर और सार्थक कैसे बनाया जा सकता है, उस पर विचार है। और वहीं पे एक मुख्य ग्रंथ जो है पतंजलि का योग सूत्र, उसमें कुछ ऐसे सूत्र हैं जो न केवल विचारोत्तेजक है बल्कि मार्गदर्शक भी है। सो आई एम शेयरिंग अ फ्यू ऑफ दीज, लाइक वी always recite this, yoga's chitta vritti nirodha. So it talks about the stilling of how to still the mind, still the patterning of the consciousness. And what are these patterns? It is praman, which is the right perception, and then viparyaya, which is misconception, vikalpa, which is conceptualization, nidra, sleep, and smriti, which is memory. So with knowledge we are also thinking about how the mind starts working and is getting shaped through a methodology. और इस तरह से फिर प्रमाण की बात जब आती है, so it arises from direct observation, inference, testimony from a guru, acharya, teacher, or even the traditional text. And then there is also a mention about practice, but practice and non-reaction are required to still the patterning of the consciousness. And then it is also said that practice is the sustained effort to rest in that stillness. ये बहुत सुंदर बात है। जब हम नृत्य करते हैं, कभी कभी एक अवकाश की अवस्था होती है, एक स्थिरता की अवस्था होती है। सो प्रैक्टिस के बारे में ये कितना सुंदर विचार है कि इट इज़ द सस्टेन्ड एफर्ट टू रेस्ट इन दैट स्टिलनेस। और वहीं स्टिलिंग प्रोसेस की मैं इन बातों पर इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ आज के व्याख्यान में। आज के टॉक में मैं इन बातों पे थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए जोर देना चाहती हूँ क्योंकि हम क्रिया के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, फिटनेस के बारे में या स्टेप्स के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। तो मैं स्टिलिंग प्रोसेस, अबाउट हार्मनी, अबाउट एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड इंसाइट, मैं इस पर थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ। तो ये 4 तरह के जो कॉग्निशंस हैं, उसमें एनालिटिकल थिंकिंग, इंसाइट, ब्लिस एंड द सेल्फ ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ, यानी आईनेस, कि मैं कौन हूँ, उसको खोज पाना।
So when the components of yoga are practiced, impurities dwindle, and then the light of understanding can shine forth, illuminating the way to discriminative awareness, यानी विवेक. इससे विवेक की तरफ हम बढ़ सकते हैं. और यही है वो पाथ जो हम अष्टांग योग में देखते हैं, जो पतंजलि ने कहा. और आगे हम देखते हैं साधना पाद में, और फिर उसके बाद के चरणों में हम देखते हैं कि विभूति पाद में when the body's form is observed with constraint या perfect discipline, there is a kind of melting. एक तरह से हम disengagement की तरफ बढ़ते हैं, शरीर को जैसे हम एक अलग तरह से देखने लगे हों, and that takes us to the power to perceive. इस तरह के कुछ उसमें हम एक नए दिशाएं हम देखना शुरू करते हैं. और वहीं विभूति पाद में कुछ बातें बहुत सुंदर हैं, जैसे भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात, फोकसिंग विथ परफेक्ट डिसिप्लिन ऑन सूर्य yields insight about the universe. Focusing with perfect discipline on Chandra yields insight about the star's position. Similarly, focusing with perfect discipline on Dhruva, the pole star, yields about their movements. Focusing on perfect discipline on Hridaya, one understands the nature of Chitta, and by observing the aspects of matter, which is Sthula, gross, Sukshma, intrinsic, relational, purposive, with perfect discipline one masters the elements. तो इस तरह से अंतिम चरण में पतंजलि योग सूत्र में हम देखते हैं ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति ही गुणानां, यानी then the seamless flow of karma, of the krama of reality, its transformations, parinam colored by fundamental qualities, the gunas, begins to break down, samapti, fulfilling the true mission of consciousness. तो अभी इनके फंक्शंस जो हम देखते हैं कि योग दर्शन में क्या क्या कहा है, तो उसमें हम मुख्यतः देख रहे हैं परसेप्शन, कंसेप्चुलाइजेशन, रिमेंबरिंग, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस. वहीं हम देखते हैं आचार्य, ट्रेडिशनल टेक्स्ट, प्रैक्टिस, सस्टेन्ड एफर्ट, इंसाइट एंड फुलफिलमेंट. ये कुछ बिंदु मैंने विचार बिंदु सामने रखे, और ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? मुख्यतः हमें विद्या और साधना की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी टुवर्ड्स नॉलेज, इंसाइट्स, a way of thinking, way of understanding that can be the motivation to practice and learning, and then repetitive dedicated practice which is sadhana. तो टेक्निक कहाँ गई? टेक्निक और मेथडोलॉजी कहाँ है? वो हमें मिलता है हठ योग में, और हठ योग योग का एक ब्रांच तो है, हम जानते हैं. हठ का मतलब है फोर्सफुली या इंटेंशनली कुछ करना, लेकिन हठ तंत्र की परंपरा से आता है. तो ह stands for सूर्य and ठ is for चंद्र, and then it takes us to the understanding of the body. ईडा पिंगला, इन नाड़ियों में हम सूर्य और चंद्र का सिंबॉलिज्म देखते हैं, and that is how we have to understand about the idea of doing the asanas, doing the kriyas, doing the activity. और ये हठ योग की जो एक फिजिकल टेक्निक की बात है, ये हमें सबसे पहले मिलता है कुछ बौद्ध और संस्कृत ग्रंथों में, विशेष रूप से अमृत सिद्धि जो टिबेटन भाषा में लिखी गई. और ये बहुत एक रोचक बात है कि योग को दर्शन के रूप में पहले बताया गया, और उसके आसन और क्रिया के पथ को बाद के ग्रंथों में, बाद की रेफरेंसेस में हमें मिलता है. सो लॉर्ड शिवा इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ हठ योग, एंड हठ योग इज अ प्रोडक्ट ऑफ तंत्र. तंत्र में हम जानते हैं कि तनु शब्द से आया है, वो तन से आया है. तन का मतलब है टू वीव, एंड तनु ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सेम लाइन. तनु इज द बॉडी. सो शरीर के द्वारा चीज़ों को जब हम
एक योजनाबद्ध तरह से हम जब कुछ एक तरह का आइडिया बुनते हैं, that is the path of tantra. So hatha yoga essentially is an ideation from the tantra philosophy. और ये एक रोचक बात है कि उसकी जो मेथोडोलॉजी है, उसके इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें सबसे पहले पर्शियन में मिलते हैं। मैंने कुछ चित्र यहाँ पे शेयर किए हैं। ये पर्शियन ग्रंथ हैं जो जिसमें हम देखते हैं कि योग अभ्यास के अलग अलग आसन की व्याख्या भी बताई गई है और उसको इलस्ट्रेटेड तरह से दिया गया है। दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ योगा आसनास, आई वुड से हठ योगा। और फिर एक लेटेस्ट है जो 19वीं शताब्दी की है, योग प्रदीपिका। दिस वॉज अक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स फ्रॉम महारानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, और ये अभी ब्रिटिश लाइब्रेरी में किसी एक संग्रह के भाग के रूप में रखा गया है, पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं है। आप देखेंगे कितने सुंदर तरह से इसमें इलस्ट्रेशंस मिलते हैं आसनों के। तो योग की परंपरा में हमने इतनी सारी शताब्दियों में, वैदिक काल से लेके 19वीं 20वीं शताब्दी तक विविध तरह से योग को देखने की एक हमें परंपरा दिखती है। उसमें सिद्धांत और दर्शन से लेकर क्रिया, आसन, हठ योग की यात्रा की तरफ बढ़ता हुआ ये हमें पूरा एक चरण दिखता है। मैंने एक टाइमलाइन शेयर की है योग के कुछ ग्रंथों की। ये मेरी किताब योग वाटिका के एक पृष्ठ से है, जो मैंने 2 वर्ष पहले एक योग पर एक किताब लिखी थी, योग वाटिका। तो आप देखेंगे इसमें बौद्ध, जैन, पर्शियन ऐसे कई रेफरेंसेस से योग पर ग्रंथ मिलते हैं, और ये शोधकर्ताओं के लिए, योग अभ्यासकों के लिए सुंदर रास्ता हो सकता है आगे और काम करने के लिए। तो टू सम अप, in the 4 quadrants of Indic learning with respect to yoga, how do we look at Vidya, Kala, Shilpa and Sadhana? I would say all that is related to deeper reasoning, contemplation, understanding and swadhyay is about Vidya. All the individual skills, the innovations, imagination, form making, हम जानते हैं कि आसन जो हैं वो विशेष रूप से एक फॉर्म की तरह हैं। ठीक उसी तरह जैसे नृत्य में हम पक्षी को देखते रहे और पूर्व आचार्यों ने अलग अलग तरह के हस्त सोचे जो आकृति रूप में, एक फिगरेटिव सिंबल के रूप में सामने आता है, और वो नेचर से इंस्पायर होके कल्पना के पद से बना है। उसी तरह योग के आसन भी नेचर से इंस्पायर होके, विविध क्रियाओं से, गतियों से इंस्पायर होके बने हैं। तो इसमें कलात्मकता दिखती है, this inspiration from nature and surroundings. Of course, the technique, the physical technique, the body ability, the ability of the body to stretch, to endure the strength, to flex, to create the form is part of Shilpa, which of course requires practice. And so, not just the physical practice, but sustained effort and tapas, as has been said in the Yoga Darshan. So that becomes part of sadhana. Just sharing the cover page of my book Yog Vatika and few pages, जिसमें मैंने योग आसन की कथाओं को बताने की कोशिश की है, पौराणिक कथाएं, और नेचर से इंस्पायर होके ये कैसे बनता है। इसमें आप देखेंगे चंद्र नमस्कार, सूर्य नमस्कार, और समाप्त करती हूँ नाट्य शास्त्र के एक बहुत सुंदर श्लोक से जो पूर्व रंग विधि से आता है। कुछ वर्ष पहले, लगभग 15 वर्ष पहले, मैंने निर्गीत विधि पर एक रिसर्च करते हुए एक डांस प्रोडक्शन तैयार किया था, जिसको मैंने नाम दिया था निर्गीत। और तब मैंने सोचा था कि नृत्यकार पूर्व रंग के समय किस तरह की प्रार्थना करता होगा। क्या वो सिर्फ सेक्रेड, उस स्पेस के सेक्रेडनेस के बारे में सोचता है, सारी जो बाधाएं हैं उसके बारे में सोचता है, या और प्रेरणा पथ पे क्या सोचता है, किस तरह का मंचन करना चाहता है, उस प्रेरणा के बारे में क्या मिलता है। तो नाट्यशास्त्र के अनेक श्लोकों में से एक श्लोक मैंने
चुना जिसको मैंने निर्गीत विधि के आगे सगीत के तरह से मैंने उसको प्रस्तुत किया। और इसमें शिव का ध्यान है। शिव नॉट एज अ डिएटी और अ गॉड, but as the ideal dancer who is the Parama Yogi. So it is said in the 5th chapter of Natya Shastra, Chandrardha Bhushanam Jatam Varam Vrishabhaketum Kailas Parvat Nivasinam Sura Varishtam Shailadhiraj Tanaya Priyam Pramathanatham Murdhva Natosmi Tripurantakam Paramayoginam। उन परम योगी त्रिपुरारी भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम, जो जटा और चंद्र के भूषण धारण करते हैं, वृषभ ही जिनका चिन्ह है, कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, देवताओं के श्रेष्ठतम हैं, पार्वती के अतिशय प्रिय तथा गुणों के अधिपति, ऐसे परम योगी को प्रणाम। तो योग, नृत्य, ये दर्शन, पथ, प्रेरणा और अंततः हम सिर्फ वेलबींग ना कहें, लेकिन हम एक कंपैशनेट इस पृथ्वी के वासी बन सकें, इस रास्ते में योग हमारे लिए बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक प्रेरणा स्थान हमेशा बना रहे। एंड एज लर्नर्स लेट अस कीप लुकिंग एट द 4 quadrants ऑफ इंडिक लर्निंग, विद्या, कला, शिल्प, साधना, एंड लेट अस कीप लुकिंग एट योग, at Nritya, Gayan, Vadan, all the kalas, all the paths of knowledge with this kind of vision. Thank you so much. पार्वती जी, हमेशा की तरह आपका प्रेजेंटेशन इतना ज्ञानवर्धक और आपकी जो दृष्टि है ना, शोधपरक है। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी टीचिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ऐसा ज्ञान, ऐसा अध्ययन, आपका अध्ययन इतना गहरा है और हर एक चीज़ को आप प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करती हैं। और मुझे लगता है कि जब भी आप यहाँ आई हैं या कभी भी मैंने आपको सुना है, मैं हमेशा बहुत प्रभावित हुई हूँ। और आज का भी ये व्याख्यान इतना प्रभावशाली रहा है। और ख़ासकर आप रिसर्च जो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स किस तरीके से एक अपना प्रेजेंटेशन को एक रिसर्चर कैसे रखता है, कोई इनसे सीखे। और इनको ये आई है कि आपके कोर्स वर्क में? अच्छा, नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को भी ना एक बार आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप बात करिएगा ज़रूर समय निकाल कर। और सच में योग को आपने जो एक रास्ता बनाया, वो एक मार्ग है हासिल करने के लिए, और वो रास्ता इतना अच्छा है, इतना सही है, उसको अपनाने की ज़रूरत है आज। और आज का जो आप कह रही थी कि समय सही वक्त है ये, कि लोग समझ रहे हैं और इस दिशा पर काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार ऐसे ज्ञान के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत हार्दिक आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं हमेशा आपके बातों से, आपके अध्ययन से मैं अपने आप को एनरिच किया है, मैंने हमेशा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मांडवी जी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद मैम।